हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी टीजीटी मैथ्स 2021 वाले पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। शुरुआती 2 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। वैसे मैंने यूपी टीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2021 का आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और अगर आप एकदम सीरियस तैयारी में हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट आप खोज रहे हैं, तो आपके लिए आयुष्मान क्लासेस, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए जो ये लोगो बना हुआ है, ऐसा ही आपको जो है एप्लीकेशन प्ले स्टोर में, मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। वहाँ पे आप आयुष्मान क्लासेस सर्च करेंगे और आपको इस तरीके का लोगो बना हुआ ऐप दिखाई देगा, उसको डाउनलोड आप कर लीजिए। और रात को जो क्लासेस जो है 8 टू 10 जो है लाइव 8 टू 10 पीएम जो है लाइव क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। इन क्लासेस को आप जो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं आप उसको दूर कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे तो हम लोग के इंस्टीट्यूट से काफ़ी अच्छे खासी संख्या में टीजीटी के जो है कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इन क्लासेस में हम लोग आपको जो है लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। और बाय द वे कभी आपका जो है अगर लाइव कोर्स अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्म में विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आप जो है टीजीटी पीजीटी या ईएलटी ग्रेड से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस आयुष्मान क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट वहां से कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सएप करके भी कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21 से कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो पूछा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा, ए बी का प्रोडक्ट निकालना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को सीधे लिखेंगे। यहाँ पे 1 - 2 और क्या है हमारे पास -1 2। ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। और मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 2 है, 6 है और कितना है, 1 है और 3 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, रो बाई कॉलम हम लोग करते हैं। फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 में तो 1 2 जा 2, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया 1 में तो -2, 2 - 2 कितना आ गया, 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 6 जा 6 और -2 3 जा 6, 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीके से -1, 2 यहाँ से सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -2 + 2 0 आ जाएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो -6 और +6 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगी, एक जीरो मैट्रिक्स आएगी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, मतलब एक वृत्त का इक्वेशन निकालना है, एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है विद सेंटर 0 0। जिसका सेंटर कितना है, 0 0 है। एक सर्कल है का इक्वेशन निकालना है, मतलब एक वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका सेंटर कितना है, 0 0 है। ठीक है। और कहा जा रहा है एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 5 इज अ टेंजेंट। एक टेंजेंट इस पे दिया हुआ है, एक टेंजेंट लाइन इस पे दी हुई है। उसका इक्वेशन कितना है, 2x + 3y इज इक्वल टू 5। ठीक। तो आपको बताना है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। देखिए सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए उसका सेंटर मालूम होना चाहिए और उसका रेडियस मालूम होना चाहिए। तो सेंटर तो इन्होंने फिलहाल सी दे दी, मतलब 0 0 दे दिया है। अब सिर्फ मुझे रेडियस निकालना है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये, ठीक है, मान लिया मैंने जो सीपी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इस पॉइंट सेंटर से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू एक्स के जहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, +3 इंटू फिर वाई जहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और इस टेंजेंट के इक्वेशन को मैं बना लूंगा 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। ये सभी चीजें मॉड में रहेंगी। ठीक है ना। मतलब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है। तो अपॉन √a² + b² अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कितना है 2, बी कितना है 3, तो 4 और +9 कितना आ जाएगा, √13। और यहाँ पे ये 0 0 -5, मतलब कुल मिला के 5 अपॉन कितना मिल जाएगा, √13 हमारा रेडियस मिल जाएगा। अब सर्कल का सेंटर 0 0 और रेडियस
अगर आर हो तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना हमारा 5/√13 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/13 मिल जाएगा। 13 को अगर हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 13x² प्लस 13y² इज इक्वल टू 25, ये मेरे फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। इस सर्कल का इक्वेशन फाइनली इतना आ जाएगा। ऑप्शंस में देखेंगे तो 13x² प्लस 13y² इक्वल 25, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का आपको ऑर्डर बताना है और ग्रुप आपको लिख क्या दिया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। और जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो आपको बताना कि -1 का ऑर्डर क्या होगा। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है। तो देखिए इस ग्रुप में हमारा जो आइडेंटिटी है ना वो कौन है, 1 है। क्यों, आइडेंटिटी क्या होता है, जिसको हम किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, मतलब A*E इज इक्वल टू ए। ऐसा एलिमेंट कौन सा, 1 है। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -1 आएगा, 1 को आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, 1 को माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। मतलब आइडेंटिटी हमारी कौन है, ई है। अब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब जैसे माइनस आयोटा का ऑर्डर निकालना है ना, तो माइनस आयोटा की पावर मैं कितना रेज करूं, ठीक है, माइनस आयोटा की पावर मैं कितना रेज करूं कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी कौन है, 1 है। ठीक है, तो हम लोग करके देखेंगे। यहाँ पे -1 की पावर मैं सबसे पहले 1 करता हूँ, तो -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। अभी फिलहाल ये 1 तो आया नहीं। फिर माइनस आयोटा की पावर अगर मैं 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, अभी भी 1 आया नहीं। ठीक है, जब 1 आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। माइनस आयोटा का क्यूब करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस आयोटा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा। ठीक, अभी भी हमारे पास 1 नहीं आया। अब माइनस आयोटा की पावर 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 कितना आता है, 1 आता है। ठीक, तो इसका मतलब अब हमारा आंसर आ चुका है, आइडेंटिटी आ चुकी है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और वैसे भी एक चीज़ आप समझिएगा, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप था हमारा 4, मतलब इसमें 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 4। एक थ्योरम होता है कि अगर ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर होता जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जितने 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है, 4। इसलिए माइनस आयोटा का ऑर्डर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना, 3 नहीं हो सकता कभी भी, बी ऑप्शन तो कभी भी आप टिक नहीं करेंगे। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल बना के देखा कि 4 पावर करने पे आइडेंटिटी आ जाएगी है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। कहा जा रहा है n की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये a और b का हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य बन जाए। अब देखिए दो नंबर a और b का हरात्मक माध्य क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना चाहिए। दो नंबर a और b का हरात्मक माध्य होता है, हार्मोनिक मीन होता है ट्वाइस AB अपॉन a प्लस बी। तो आपको ये बताना कि इसमें मैं n की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक, तो इसके लिए आपको बेहतर तरीका होता है कि इसको आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। चलिए n की वैल्यू सबसे पहले ऑप्शन में कितनी, -1 है, मैं -1 यहाँ पर रख के देखता हूँ। ठीक है, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, प्लस b की पावर -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे a की पावर -1, b की पावर -1, a की पावर 0 1 होगा, b की पावर 0 1 होगा, अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको ट्वाइस AB अपॉन a प्लस बी। तो देखिए पहला ऑप्शन रखते ही ये जो एक्सप्रेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्वाइस AB अपॉन a प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है इफ x प्लस 1/x, अगर आपको x प्लस 1/x 2 cos π/5 दिया हो, 2 cos π/5 दिया हो, तो आपको बताना है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, x² प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ट्वाइस कॉस π/5 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैंने एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब उस चीज़ को भी मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ,
तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos π/5, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय कितना एक्स है और +1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक्स में एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा 2 cos π/5, ठीक है, 2 cos π/5, तो मुझे मिलेगा माइनस बी, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4 बी समझ रहे हैं ना आप, बी कौन है 2 cos π/5, ए कौन है 1 है और सी कितना 1 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब 4 cos² π/5, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करेंगे तो 4 मिलेगा और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करें तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 cos π/5, 2 cos π/5, और यहाँ से इस ब्रैकेट में से अगर मैं 4 को बाहर करूँ, अंडर रूट में से 4 को बाहर करूँ तो बाहर कितना आएगा 2 आएगा, तो प्लस माइनस 2, और अंडर रूट में क्या बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1, जिसको मैं लिखूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिखूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, तो ऊपर से 2 लेके कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूंगा इसको, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचेगा x इज इक्वल टू cos π/5, x इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा cos π/5 और प्लस यहाँ से ये जो माइनस साइन स्क्वायर बाई 5 है तो बाहर करेंगे कितना हो जाएगा आयोटा टाइम्स साइन π/5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए मेरे पास कितना बन चुका है, ये मेरे पास बन चुका है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस माइनस भी लेके करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए आपको कुछ रूल मालूम होना चाहिए कि डिमाइवर्स थ्योरम क्या कहता है, डिमाइवर्स थ्योरम कहता है, या पोलर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा जाता है ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा। आई होप आपको ये फार्मूला मालूम होगा। तो इस फार्मूले से अगर मैं लिखूं तो ई की पावर यक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ई की पावर आयोटा, और थीटा कौन है π/5 है, तो यक्स मेरे पास इतना मिल चुका है। अब मैं देखिए जो एक्सप्रेशन निकालना उस पर मैं जाता हूँ, यक्स की पावर 5, तो मतलब दोनों तरफ 5 पावर कर दिए, तो ई की पावर कितना हो जाएगा आयोटा पाई हो जाएगा, और यक्स की पावर मतलब 1/x की पावर 5 मतलब यक्स की पावर -5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास ई की पावर माइनस आयोटा पाई, ठीक। अब मुझे दोनों को ऐड करना है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर -5 मतलब ई की पावर आयोटा पाई और प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई, ठीक है। तो ई की पावर आई थीटा फिर से कितना होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कॉस पाई और प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक। और फिर दूसरी जगह पे क्या लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस पाई और प्लस आयोटा साइन माइनस पाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा साइन पाई आ जाएगा, ठीक है। और कॉस पाई कितना होता है -1, ये देखिए प्लस आयोटा साइन पाई माइनस आयोटा साइन पाई से कट जाएगा, तो ये -1 यहाँ आएगा और -1 यहाँ आएगा, कुल मिला के हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे स्टैटिक्स डायनामिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि थ्री फोर्सेस P2P एंड 3P आर एक्टिंग along the side AB BC CA of equilateral triangle ABC, then the magnitude of the resultant force is what, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे ट्रायंगल में बना देता हूँ, सबसे पहले एक ट्रायंगल हमारा है ABC, ठीक, एक ट्रायंगल में बना देता हूँ ABC। तो कह रहा है कि AB के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है हमारा P लग रहा है, BC के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है मेरा 2P लग रहा है, ठीक है, और CA के अलोंग मेरा कितना फोर्स लग रहा है, CA के अलोंग मेरा फोर्स लग रहा है कितना 3P, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों फोर्सेस का जो परिणामी बल है वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले इसको चाहे तो आप एक पॉइंट पे इस फिगर को बना लीजिए और चाहे तो यहीं पे आप चीज़ों को थोड़ा सा रिजॉल्व करिए, ठीक है। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने भी फोर्सेज हैं, ठीक है, मान लिया कि एक पॉइंट है, जैसे इस पे मान लिया कि इधर की तरफ कितना कितना बल लग रहा है, सपोज मान लिया कि P लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ कितना लग रहा है मान लीजिए 3P लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा, और किधर की तरफ होगा इस साइड में होगा, ठीक है, 3P माइनस पी कितना हो जाएगा 2P। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसका कंपोनेंट कितना हो गया 2P, EX से लिखेंगे। और मान लिया कि आपका जो है इस वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब वाई के डायरेक्शन में मान लिया कि यहाँ पे 6P और कितना हो गया P हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ आएगा वो कितना आएगा 5P आएगा, और इसके बाद इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट जस्ट बताया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चाहे तो बना ही देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले इधर के डायरेक्शन में हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, पी लग रहा है। ये वाला फोर्स ए से बी की तरफ कितना लग रहा है, पी लग रहा है, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस पे जो है 2p फोर्स देखिए लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से, ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल कितना 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्री पे ये वाला फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 2p लग रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो फोर्स है इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे हमारा फोर्स लगेगा 3p, इधर के डायरेक्शन में लगेगा। ये सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये वाला एंगल हमारा कितना था, ये वाला एंगल था हमारा 120 डिग्री, ठीक है। मतलब ये वाले एंगल की बात करें तो ये कितना हमारा 30 डिग्री है, ठीक, ये 30 डिग्री है, और ये क्योंकि ये हमारा कितना 90 है, ठीक। ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। और अगर इस फोर्स की अगर हम बात करें, देखिए ये वाला एंगल हमारा कितना था, ये हमारा कितना था 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल से हमारा कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अगर बात करें यहाँ से, ये हमारा एंगल कितना है, 120 है, मतलब ये 90 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, मतलब क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में इसको हम लोग वियोजित करेंगे, ठीक है, रिजल्ट पार्ट निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको भी आप समझ लीजिए कि मान लिया कि कोई फोर्स है, सपोज ये पी है, और ये मान लिया थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये इधर वर्टिकल है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इधर का डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा, पी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होता है, पी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो ये जो 2p है ना, तो इधर 2p का y के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2p cos 30, और इसका इधर के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2p sin 30, ठीक है, 2p sin 30। तो ये वियोजित हो गया, 2p दो पार्ट में हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। ऐसे ही जो हमारा ये 3p वाला फोर्स है, इसको भी हम अगर वर्टिकल डायरेक्शन में निकालेंगे, इधर डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 3p cos 30। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3p, इधर डायरेक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3p sin 30, ठीक है, 3p sin 30 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो वियोजित हो चुका है। इसको अगर एक सिंपल फिगर में मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक सिंपल फिगर में, तो देखिए मेरे पास क्या बनने वाला है यहाँ से, एक सिंपल फिगर में, मतलब एक पॉइंट पे मैं सारे फोर्सेज जो रिजॉल्व हो चुके हैं, तो अब एक पॉइंट पे मैं इसका फिगर बनाकर दिखाता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें, ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। तो इधर की तरफ क्या लगा हुआ, पी लगा हुआ, और लेफ्ट में कितना लगा, 3p साइन 30, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3p साइन 30 कितना होता है, 1/2, और 2p साइन 30 कितना होता है, 1/2। 3p/2 और 2p/2 कितना हो गया, 5p/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5p इधर के डायरेक्शन में p और इधर के डायरेक्शन में 5p/2 लगा हुआ है, ठीक। कौन ज्यादा है, इधर जो ओरिजिन के लेफ्ट में है वो ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करके हम लोग एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5p/2 और माइनस p हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3p/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3p/2, एक्स आ गया, ठीक। अब देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब वाई डायरेक्शन में, एक तो क्या लगा हुआ है, 2p cos 30, और नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है हमारे पास, 2p cos 30 का मतलब कितना हो गया, 2p cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक। तो मतलब हो गया 2√3/2p, और नीचे की तरफ 3p cos 30, मतलब 3p, और cos 30 कितना होता है हमारे पास, √3/2। तो नेट हमारे पास इधर देखिए ऊपर की तरफ लग गया है 2p अंडर रूट 3/2, मतलब 2√3p/2, और नीचे की तरफ कितना लग गया, 3√3p/2। तो किधर ज़्यादा है, नीचे की तरफ ज़्यादा है, 3p, हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं वाई, कितना आ जाएगा, 3√3p/2, और माइनस कितना हो जाएगा, 2√3p/2। तो हमारे पास टोटल कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास मिल जाएगा √3p/2 मिल जाएगा, एक्स मिल चुका, वाई मिल चुका। अब हम लोग आर निकालेंगे, तो आर का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, अंडर रूट x² प्लस y², तो कितना हो जाएगा, 9p²/4, और ये कितना हो जाएगा, 3p²/4। तो कुल मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा, 9p²/4, और ये कितना मिला, ये तो 3 मिलेगा ना, तो 9 और 3 कितना होगा, 12p²/4, 12p²/4, 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और p को में से p बाहर हो जाएगा, p अंडर रूट 3 मिलेगा हमको। तो p अंडर रूट 3 का मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अब इसको जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो विद इन 30 सेकंड्स में आप या 1 मिनट में मैक्सिमम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने कोशिश की, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स की पावर एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट कितना होता है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। इसको आप लॉग लेके भी कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, लॉग ले लीजिए फटाफट। तो लॉग वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, वाई को फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, और जो लेफ्ट में y है उसको राइट में भेजेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। आपके पास कितना हो जाएगा y, और y क्या था हमारे पास, x की पावर x, कितना आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 का, इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन, एक कैंडिडेट ए है, उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.20, ठीक है। एंड बी इज टू बी फेल इज 0.30, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.30 है, ठीक है। तो कहा जा रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए आर बी फेल्स, पूछा जा रहा है कि या तो ए फेल होगा या तो बी फेल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो देखिए, और जब भी वर्ड लग जाता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, यूनियन निकालना पड़ता है, मतलब मुझे पी ए यूनियन बी निकालना है। अब ए यूनियन बी का फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो उसका फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि पी ए तो दिया है, पी बी दिया है, बट पी इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन बी को हम लोग सेल्फ निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आप जीरो नहीं लिखिएगा पी इंटरसेक्शन बी को। देखिए ए और बी चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए फेल हो जाएगा, मतलब किसी एग्जाम को दे रहा है, ए फेल हो जाएगा या बी फेल हो जाएगा, तो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए के फेल होने से बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, बी के फेल होने से ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। और जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाती है, पी ए इंटू पी बी हम लिखते हैं, ठीक है। तो फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 0.20 प्लस 0.30 माइनस 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 0.30, तो कुल मिला के हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50 माइनस 0. ये कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स आर इन। कह रहा एक बॉडी है जो जो क्या हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, और रेस्ट से गिर रही है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, जीरो, प्रारंभिक वेग इसका कितना है, जीरो है। तो कह रहा है कि अपने गति के दौरान ये पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में जो दूरी तय करेगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका रेशियो आपको बताना है। इसके लिए आपको एक ही फार्मूला याद होना चाहिए कि टीएथ सेकंड में जो चली गई दूरी होती है ना, टीएथ सेकंड में यूटी से बल्कि हम लोग ना लिख के हम लोग लिख देते हैं इसको, सपोज कि कोई और सिंबल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ डिस्टेंस है ना, तो यस लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड, मतलब एनएथ सेकंड में या टीएथ सेकंड में, उसके लिए फार्मूला होता है u प्लस हाफ जी ट्वाइस टी माइनस वन, ठीक है ना, ट्वाइस टी माइनस वन। तो u तो जीरो है, तो इसलिए आपको u लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रारंभिक वेग इसका जीरो है। तो हम लोग फार्मूला सिर्फ क्या लगाने वाले हैं, एस टी इज इक्वल टू हाफ जी ट्वाइस टी माइनस वन। अब करा गति के पहले सेकंड में, मतलब फर्स्ट सेकंड में आपको, फर्स्ट सेकंड फिर दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। तो चलिए यस वन निकाल लेते हैं, पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो हाफ जी, और टी की वैल्यू वन रख देंगे, टू माइनस वन कितना, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, मतलब हाफ जी आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से गति के दूसरे सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो टी की वैल्यू टू रखेंगे, फोर माइनस वन थ्री मिलेगा, मतलब कितना आ जाएगा 3/2g। और गति के तीसरे सेकंड में तो थ्री रखेंगे, 6 - 1 5/2g मिलेगा, ठीक है ना। इसका रेशियो अगर हम लोग निकालें, यस वन इज टू यस टू इज टू यस थ्री, अगर हम लोग निकालने जाएं तो कितना मिलेगा, हाफ जी इज टू 3/2g, फिर कितना मिलेगा इज टू 5/2g। तो यहाँ से g/2 आप कैंसिल कर दीजिए, रेशियो कितना मिल जाएगा 1:3:5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कहा जा रहा है कि ए सम बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स बाई कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दो गुना हो जाता है, कितने, 5 साल में दो गुना हो जाता है। तो उसका फार्मूला तो आप जानते ही हैं, फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन, ठीक है। तो ये दुगुना हो जाएगा, मतलब पहले क्या था, पी था, तो अब दुगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो 2p इज इक्वल टू पी और 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। और समय कितना दिया, 5 साल में दुगुना हो जाएगा। मैं यहाँ से p को कट कर देता हूँ,
तो ये आ गया मेरे पास 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब कहा जा रहा है कि देन व्हाट विल बिकम 8 टाइम व्हेन इट विल बी बिकम 8 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूछ रहा है कि ये धन जो है 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो देखिए 8 गुना करना है ना, तो मैं इसी इक्वेशन को क्यूब कर देता हूँ। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और इधर मेरे पास कितना बन जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 गुना हो जाएगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, इधर मेरे पास आना चाहिए 5p। ठीक है, सॉरी कितना हो जाए 8 गुना हो जाएगा ना, तो मेरे पास एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए 8p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ये आना चाहिए। तो देखिए 8 है ना, दोनों तरफ मैं p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी p से यहाँ से भी p से 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 15। तो अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो n होता है वही तो टाइम होता है ना, तो टाइम हमको कितना लगेगा 15 ईयर्स लगेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो जो है ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इनका सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने खूब इसको एंजॉय किया होगा। इसके आगे के सोल्यूशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।